अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसे दुनिया अक्सर कमजोर मानती थी, पर क्या सच में वो कमजोर था? सोचिए, सालों तक वहां पर बड़ी ताकतें आई, लेकिन हर बार खुद को हारते हुए पाए। अमेरिका आया, अपनी ताकत दिखाई, अपने नियम लागू करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार क्या हुआ? हार का सामना करना पड़ा। आज अफगानिस्तान फिर से एक सवाल छोड़ गया, क्या ये मुल्क सच में फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा? और क्या दुनिया अब इसे एक अलग नजरिए से देखेगी? ये कहानी एक ऐसे मुल्क की है जो कभी हारा नहीं, बल्कि अपने तरीके से अमेरिका जैसी सुपर पावर को चौंका दिया। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अफगानिस्तान को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हजारों साल पीछे। ये देश कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये एम्पायर का कब्रिस्तान है, जहां अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर सोवियत यूनियन तक सब ने घुटने टेके। लेकिन क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान की ज्योग्राफी ही ऐसी है। हिमालय के पहाड़, दुर्गम वैलीज, जहां दुश्मन छुपकर लड़ सकता है, लेकिन असली ताकत यहाँ के लोग हैं। अफगानिस्तान सिल्क रोड का ठोस रोड रहा है, मतलब यहाँ से वो रास्ते गुजरते हैं जो चीन, भारत, यूरोप और अरब को जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, कपड़े, मसाले, कीमती धातुएं सब यहीं से निकलते हैं और पूरे एशिया तक पहुंचते हैं। यही वजह है कि हमेशा ताकतवर लोग इसे कंट्रोल करना चाहते थे। सिर्फ सामान ही नहीं, आइडियाज, धर्म, भाषा और कल्चर भी यहीं से गुजरे हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान हमेशा एक बहुत अहम जगह रही। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? इसका कल्चर, जो एक नहीं कई रंगों से भरा हुआ है। यहाँ सिर्फ एक ही समुदाय नहीं रहता है। करीब 42% लोग पश्तून हैं, जो ज्यादातर दक्षिण और पूर्वी इलाकों में रहते हैं। इसके बाद आते हैं ताजिक, जो उत्तर के पहाड़ों इलाकों में बसते हैं। फिर है उज्बेक, जो सेंट्रल एशिया की तरफ के इलाकों में मिलते हैं, और हजारा समुदाय, जो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। हर एक समुदाय की अपनी भाषा, अपनी पोशाक और अपने त्योहार और परंपराएं हैं। यानी अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर 200 किलोमीटर पर चेहरा, बोली और रीति रिवाज बदलते जाते हैं, लेकिन फिर भी सब मिलकर अफगानिस्तान कहलाते हैं। और यही बात है, इसे दुनिया के सबसे कल्चरल और डाइवर्स देशों में से एक बनाती है। सन 1960 से सन 1970 के बीच काबुल पूरा यूरोप जैसा वाइब्रेंट था। यानी यहाँ पर पूरा यूरोपियन कल्चरल माहौल था। महिलाएं जीन्स पहनती थी, सिनेमा थे, पार्टियां होती थी। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री में जंगें ज्यादा है। 370 बीसी में अलेक्जेंडर आया, लेकिन यहाँ की ट्राइबल्स ने इतना प्रतिरोध किया कि वो थक गया। फिर चंगेज खान आया, 13वीं सदी में लाखों मारे, लेकिन अफगान फिर उठे। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश 3 बार आए। सन 1842 में उनकी पूरी आर्मी तबाह हो गई, सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा। उसके बाद 1979 में सोवियत यूनियन घुसा। 10 साल लड़े, लेकिन मुजाहिदीन अफगान फाइटर्स ने अमेरिका हथियारों से उन्हें हराया। मिलियन अफगान मारे गए, लेकिन देश नहीं झुका। अफगानिस्तान का हीरोइक स्पिरिट यही है, रेजिलियंस। गरीबी, एक्सट्रीमिज्म के बावजूद लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं अफगान मिट्टी में दफन है साम्राज्यों की हड्डियां। लेकिन ये फ्रेज सिर्फ मेटाफर नहीं है, ये अफगान लोगों की बहादुरी की कहानी है, जो कभी हार नहीं मानते। अब आते हैं तालिबान पर। तालिबान कौन है? ये ग्रुप 1990 में उभरा, सोवियत विड्रॉल के बाद सिविल वॉर में। तालिबान मतलब स्टूडेंट्स, ज्यादातर पश्तून जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़े। उनकी आइडियोलॉजी स्ट्रिक्ट देवबंदी इस्लाम, इंडियन कॉलोनियल टाइम्स से रूट्स, जहां शरिया लॉ को सख्ती से लागू करते हैं। महिलाओं पर बैन, संगीत, टीवी पर रोक, सब इस्लामी प्योरिटी के नाम पर है। इस ग्रुप की जो खासियत है, वो दावा करते हैं कि मिलिटेंट जिहादी, कि वो अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाएंगे। 1996 में तालिबान पहली बार सत्ता में आया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो अफगानिस्तान में शांति लाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। 2001 में अलकायदा को पनाह देने और 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने उन पर हमला किया और तालिबान की हुकूमत गिर गई। तालिबान की जड़ें 3 चीजों से जुड़ी मानी जाती है। पहला, धार्मिक शिक्षा, दूसरा, सामाजिक असर, और तीसरा, लड़ाई। यानी धर्म, सत्ता और संघर्ष, ये तीनों का मेल है। लेकिन 2021 में जब वो दोबारा सत्ता में लौटे तो उन्होंने कहा कि अब वो बदल चुके हैं। 9/11 का अटैक, सब कुछ शुरू हुआ 11 सितंबर 2001। अमेरिका में 4 प्लेन हाईजैक हो जाते हैं, 2 ट्विन टावर्स से टकराते हैं, एक पेंटागन से। लगभग 3000 लोग मारे जाते हैं,
माँ बाप, बच्चे, साधारण लोग सभी। ये हमला अलकायदा का था और ओसामा बिन लादेन की अगुवाई में हुआ था। मतलब उनका मिशन क्लियर था, अफगानिस्तान पर हमला करो, अलकायदा को खत्म करो और तालिबान को सत्ता से हटाओ। और हाँ, एक नई डेमोक्रेटिक सरकार बनाओ ताकि अफगानिस्तान कभी फिर आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना ना बने। अक्टूबर 2001 अमेरिका और उसके सहयोगी ब्रिटेन और कनाडा अफगानिस्तान में घुस जाते हैं। शुरुआत होती है धमाकों की, आसमान में मिसाइलें, जमीन पर टैंक्स और एक ही लक्ष्य, तालिबान को खत्म करना। कुछ ही हफ्तों में तालिबान भागने लगता है, काबुल आजाद हो जाता है और दुनिया को लगता है शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। ओसामा बिन लादेन भाग निकलता है। कहा जाता है कि वो टोरा बोरा की गुफाओं में छिपा हुआ था, जहां अमेरिका सेना कदम कदम पर भटक रही थी। और वहीं से लगने लगा कि ये जंग जो कुछ महीनों की लग रही थी, असल में एक लंबी और खतरनाक लड़ाई की शुरुआत है। एक ऐसी जंग जो आने वाले 20 सालों तक चलने वाली थी। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी पलटती है। जो जंग कुछ महीने में खत्म होनी थी, वो बन गई दुनिया की सबसे लंबी जंग, पूरे 20 साल तक चली। शुरुआत में अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस और अफगानिस्तान के विरोधी गुटों के साथ मिलकर तालिबान को हरा दिया। 2004 में हमीद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बने। अमेरिका ने अगले कुछ सालों में अफगानिस्तान में $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च किए। स्कूल पर अस्पताल, सड़कें बनाई गई, लाखों लड़कियां पहली बार स्कूल गई, करीब 90 लाख लड़के। लेकिन तालिबान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो पाकिस्तान की सीमा पार क्वेटा शूरा नाम के नेटवर्क में छिप गया और वहीं से फिर हमले शुरू हुए। आईईडी ब्लास्ट, सुसाइड बॉम्ब और गुरिल्ला अटैक, सब कुछ वापस लौट आया। 2009 में बराक ओबामा ने हालात संभालने के लिए 30,000 अतिरिक्त सैनिक भेजे। इसे कहा गया ट्रूप सर्ज। साथ ही शुरू हुई ड्रोन स्ट्राइक्स, लगभग 20,000 से ज्यादा हमले और नाइट रेड्स। लेकिन इसका नुकसान भयानक था। 2,400 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 70,000 से ज्यादा अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। सोचिए, हर मौत के पीछे एक परिवार था, एक कहानी, एक बच्चा और एक उम्मीद जो वहीं खत्म हो गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो इंडिया में अपनाई, फूट डालो और राज करो। अमेरिका ने सोचा पैसे और हथियार डाल दो, डेमोक्रेसी आ जाएगी। लेकिन अफगानिस्तान ट्राइबल सोसाइटी है, जहां पश्तून 42%, ताजिक, हजारा, सबके अपने झगड़े हैं, सदियों पुराने। करप्शन फैला हुआ है। अफगान सरकार में 50% पैसे लूटे गए। सैनिकों को महीने सैलरी नहीं मिली। अमेरिका ने लोकल कल्चर को इग्नोर किया, जिससे महिलाओं के अधिकार थोपे, लेकिन ट्राइबल लीडर्स को साथ नहीं लिया। एक यूएस जनरल ने कहा, हमने अफगानिस्तान को अमेरिका का क्लोन बनाने की कोशिश की। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका ने अफगानियों को समझा नहीं कि उनका अकीदा बहुत मजबूत होता है? क्या यह सिर्फ मिलिट्री मिशन था या कल्चरल वॉर? जो भी हो, 2020 तक अमेरिका थक चुका था। ट्रंप ने कहा ये एंडलेस वॉर है और फिर आया एक दोहा एग्रीमेंट जो एक ट्रैप साबित हुआ। लेकिन याद रखो, अफगानी लोग हीरो हैं। उनकी कल्चर में वो स्पिरिट है जो इन गलतियों के बावजूद जिंदा रहते हैं। फरवरी 2020 जगाती दोहा, जो कतर में है, यहाँ अमेरिका और तालिबान के बीच गुप्त वार्ताएं चल रही थी, पूरे 9 राउंड्स। और आखिरकार ट्रंप प्रशासन ने एक डील साइन की ना, जिसे नाम दिया गया एग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस टू अफगानिस्तान। इस डील में 3 बड़े वादे किए गए। पहला, अमेरिका मई 2021 तक अपनी सारी फौज अफगानिस्तान से निकाल ले। उस वक्त 13,000 अमेरिकी सैनिक वहां तैनात थे। दूसरा, तालिबान अमेरिकी फौज या उनके ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका तंग आ चुका था तालिबानियों से। और तीसरा, अफगानिस्तान अब किसी आतंकी संगठन का ठिकाना नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, दोहा डील टूटी क्यों? कहां थे उसके लूप होल्स? सबसे बड़ा गलत कदम यह था कि अफगान सरकार को टेबल पर बुलाया ही नहीं गया। तालिबान ने साफ कहा, यह हमारी इंटरनल बात है, इसमें सरकार की कोई जगह नहीं। यानी एक ऐसा समझौता जिसमें देश का असली प्रतिनिधि ही शामिल नहीं था। दूसरा, काउंटर टेररिज्म पर कोई सख्त कमिटमेंट नहीं था। तालिबान ने कहा कि वो अल कायदा से दूरी बनाएगा, लेकिन वह सिर्फ कागजों पर था। हकीकत यह है कि अल कायदा के नेटवर्क 75% से ज्यादा अफगान इलाकों में एक्टिव रहे। तो क्या थी ये डील? सच कहे तो ये अमेरिका के लिए एक एग्जिट स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए एक टाइम बॉम्ब। तालिबान ने अपने लगभग हर वादे तोड़े, लेकिन अमेरिका ने उसे नजरअंदाज किया, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने थे, वोट चाहिए थे और जनता को यह दिखाना था कि अब जंग खत्म हो गई। पर क्या सच में जंग खत्म हुई थी या तालिबान बस एक नए दौर की तैयारी कर रहा था?
अब 2021 में जो बाइडन राष्ट्रपति बनते हैं और वो सत्ता में आते हैं, ट्रम्प की ये डील इनहेरिट हो जाती है। अप्रैल में बाइडन ऐलान करते हैं हम निकलेंगे, लेकिन 11 सितंबर तक। क्यों? क्योंकि राजनीतिक प्रेशर था उन पर और अमेरिकन पब्लिक थक चुकी थी। 70% अमेरिकन विड्रॉल चाहते थे कि अफगानिस्तान से निकलो, प्लस स्ट्रेटेजिक यानी चीन पर फोकस करो, यूक्रेन जैसी जंगों के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करो। लेकिन क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल था या स्मार्ट मूव? बाइडन ने कहा अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं टिकेगी बिना हमारी मिलिट्री की। अमेरिका ने आखिरी फ्लाइट्स प्लान की, लेकिन इंटेलिजेंस ने तालिबान की स्पीड अंडर एस्टिमेट की। तो सवाल उठता है, क्या बाइडन को पता था कि ये इतना खूनी होगा? लेकिन अफगानिस्तान का हीरो स्पिरिट यहाँ भी चमका। लोग निकलने की कोशिश में भी अपनी डिग्निटी बचाते रहे। मई 2021 में जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना बुलाने का ऐलान किया, तालिबान ने अपना ऑफेंसिव शुरू कर दिया। एक एक करके अफगान शहर गिरने लगे, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। 3 लाख अफगान सैनिकों की फौज, $85 बिलियन की ट्रेनिंग, दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार, फिर भी सब कुछ हफ्तों में ही ढह गया। और अब ये तालिबान के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। तालिबान ने भी प्रोपेगेंडा चलाया कि अमेरिका जा रहा है, अब तुम्हें भी सरेंडर कर दो, जिंदा रहोगे। और फिर आया सबसे बड़ा मॉल, काबुल का गिरना। टाइमलाइन देखिए, 6 अगस्त हेरात गिरा, पुलिस चीफ ने बिना लड़ाई के सरेंडर कर दिया। 7 अगस्त कंधार भी तालिबान के हाथों में आ गया। 13 अगस्त तक ज्यादातर प्रांतीय राजधानी शहर भी उनके कब्जे में आ गई और 15 अगस्त तालिबान ने काबुल में एंट्री की। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए और अपने साथ $1.69 बिलियन कैश ले गए। तालिबान ने दावा किया कि वो शहर में पीसफुल एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। लोग डर और हंगामे में भटक रहे थे। यानी वो शांति का दावा जो तालिबान कर रहा था असल में बदल गया था खौफ और अफरा तफरी में। और फिर आया काबुल एयरपोर्ट का हंगामा। सोचिए, 15 अगस्त से 31 अगस्त तक करीब 1.7 लाख लोग एयरलिफ्ट हुए, यानी जहाजों में लटक कर भागे। इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी इवैक्यूएशन ऑपरेशन थी ये। लेकिन हकीकत क्या थी? तस्वीरें बोलती है, लोग रनवे पर दौड़ रहे थे, प्लेन के पहियों पर चढ़ रहे थे। एक अफगान प्लेन में 600 लोग लटके थे, 2 लोग गिरकर मर गए। और सबसे दिल दहला देने वाली कहानी, एक पिता ने अपने बच्चे को प्लेन में फेंक दिया, लेकिन बच्चा नीचे गिर गया। ये दृश्य सिर्फ डर और अफरा तफरी नहीं दिखाता है, बल्कि इंसानियत का सबसे बड़ा संघर्ष भी है। और दोस्तों, अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की इफेक्ट की। जुलाई 2025 में रूस ने पहली बार तालिबान को रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद चीन ने माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में $10 बिलियन का निवेश करने की डील। लेकिन अफगानिस्तान अब भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ईरान के साथ पानी का विवाद, हेलमंद नदी पर टेंशन और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक्स और टीटीपी अटैक्स ने स्थिति को और जटिल बना दिया। 25 सितंबर 2025 को चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस की क्वाड्रिपार्टाइट मीटिंग में साफ कहा गया कि अमेरिका की वापसी को हम मानेंगे नहीं। जैसा कि अभी अमेरिका के एक पागल प्रेसिडेंट ने कहा था, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम बगराम एयरबेस वापस लेंगे। लेकिन अफगानिस्तान ने साफ मना कर दिया कि हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं देंगे। लेकिन रीजनल पावर्स तालिबान के साथ प्रैग्मेटिक डील कर रहे हैं ताकि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे। मुझे लगता है दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की मिलिट्री फेलियर नहीं था, स्ट्रेटेजी की हार थी। उन्होंने सोचा कि पैसे और बंदूकों से डेमोक्रेसी आ जाएगी, लेकिन लोकल जज्बे को वो भूल गए थे कि उनका पाला किससे पड़ा है। अफगान महिलाओं का संघर्ष दिखाता है, वो चुप नहीं रही। अफगानिस्तान सिखाता है कि हक की लड़ाई कभी हार नहीं मानती। आखिरी सवाल, क्या दुनिया अब भी इग्नोर करेगी या अफगान हीरो स्पिरिट को सपोर्ट करेगी? अफगानिस्तान की मिट्टी में दफन है एम्पायरों की हड्डियां, लेकिन अफगान जज्बे में जिंदा है। आजादी की चिंगारी, ये देश हीरो है जो बार बार उठता है। क्या हम सीखेंगे या फिर इतिहास दोहराएंगे और एक और ब्लैक आउट के इंतजार करेंगे? वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।